Hello friends, good morning and welcome back to my class of 9th standard English medium social science। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम 14th चैप्टर अभी पढ़ रहे हैं, उसका फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कशन किया था कि फिजियोग्राफी के हिसाब से हमारे कितने डिवीजन पढ़ते हैं, उसके नाम मैंने सामने रखे हैं, ठीक है। और फर्स्ट जो डिवीजन है नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन, ओके, जो कि हिमालय माउंटेन रेंज को इंक्लूड करता है। उसके भी दो हिस्से पड़ते हैं, नॉर्दर्न हिमालयन रीजन एंड ईस्टर्न हिमालयस। उसके बारे में हमने रीडिंग किया था, काफी डिस्कशन किया था उसके बारे में। अब इस सेकेंड पार्ट में बाकी के जो डिविजन्स हैं फिजियोग्राफी के, ठीक है, इंडियन फिजियोग्राफी के, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। पेज नंबर 107 आपको टेक्स्ट बुक अपने हाथ में रखना है और हाइलाइटर या तो पेंसिल भी आपको रखना है अपने पास। जहां पे जरूरी लगेगा मैं आपको सजेस्ट करूंगा, वहां पे आपको अंडरलाइन करना है या हाईलाइट करना है, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 107 का जो लास्ट पैराग्राफ है, जिसमें नंबर 2 करके लिखा है द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन, ठीक है। यहाँ मैं आपको याद दिला दूं कि हम इंडियन फिजियोग्राफी के बारे में, यानी लिटरली इंडिया का जो मेन लैंड है हमारा देश, ठीक है, उसकी ज्योग्राफी के बारे में, पूरा का पूरा ज्योग्राफी जो है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। शुरुआत हमने नॉर्थ से की थी, एक्सट्रीम नॉर्थ, जहां पे हिमालयन माउंटेन रेंज का जो रीजन आता है, जो एक नेचुरल बॉर्डर बनाता है चाइना के साथ और दूसरे भी जो नेबरिंग कंट्रीज है वहां पे, ठीक है। उससे वहां से धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे हम नॉर्थ टू साउथ वैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो फिजियोग्राफिक डिवीजन जो है वो इस तरह से हमारा किया गया है। तो एक ही लैंड एरिया है हमारा, लाइक जो एक पूरा देश है, लेकिन उसमें भी फिजियोग्राफिक डिवीजन के हिसाब से काफी डाइवर्सिटीज है। तो सेकेंड जो डिवीजन है दैट इज ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन। कुछ लाइनें मैं डायरेक्टली टेक्स्ट बुक से पढ़ूंगा, जहां पे जरूरी लगेगा मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा एग्जांपल्स के साथ, तो आपको ध्यान रखना है। Page number 107, last paragraph. The Great Northern Plain. This northern plain is located between the northern mountainous region and the southern peninsula. Okay, northern mountainous region, जिसके बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, उसके नीचे और southern peninsula के ऊपर, ठीक है, जो रीजन आता है उसको ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन कहा जाता है। और ये एक बहुत ही फर्टाइल लैंड है। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझाया जाए तो ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन यानी क्या, तो एक बहुत ही फर्टाइल लैंड है, क्योंकि वहां पे जो सारी रिवर्स हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिए गए हैं, सतलुज, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, तो वो रिवर्स जो हिमालय माउंटेन रेंज से ओरिजिनेट होती है, वो वाली जो रिवर्स है वो इस रीजन से बहती है। और क्योंकि हिमालय माउंटेनियस रीजन से ओरिजिनेट होने वाली रिवर्स हैं ये, इसलिए 12 मास में भरी हुई रहती है। एंड दीज रिवर्स कैरी अलोंग विद देम फर्टाइल सेडिमेंट्स विद देम, ठीक है, उनके साथ वो सेडिमेंट्स जो है लेकर आती है, वो जमीन के ऊपर बिखेर देती है। और वो सेडिमेंट्स इतने फर्टाइल होते हैं कि लगभग सारे क्रॉप्स वहां की जमीन में होते हैं, ठीक है। और कुछ सेडिमेंट्स यहाँ पे जैसे लिखा है कि the layers of the sediments are about 50 meters thick. कोई जगह ऐसी भी है जहां पे 50 मीटर जैसी उसकी जो जिसको कह सकते हैं थिकनेस है जमीन के ऊपर। तो इतना फर्टाइल रीजन है ये सब, ठीक है। और इस तरह से देखा जाए तो इंडिया के मेनलैंड का ये बहुत ही लार्ज एरिया ऑक्यूपाई करता है, ओके। जहां तक इसका लेंथ का सवाल है, नॉर्दर्न प्लेन्स आर अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग। हम आगे बढ़ रहे हैं पेज नंबर 108 के ऊपर, वहां पे फर्स्ट लाइन में लिखा है जो आपको अंडरलाइन करना है, 2400 किलोमीटर लॉन्ग वो वाला सेंटेंस, एंड इट इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर प्लेन्स ऑफ द वर्ल्ड। सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, लेकिन रिवर्स से बना हुआ जो प्लेन लैंड है, ठीक है, ये शायद इंडिया का ये जो लाइक वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर प्लेन है, ओके। इट्स वेस्टर्न पार्ट इज नैरोर देन द ईस्टर्न पार्ट,
ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट जानकारी है कि नॉर्दर्न प्लेन्स का जो वेस्टर्न पार्ट है ओके वो थोड़ा सा नैरो है, ईस्टर्न पार्ट थोड़ा उसकी जो ब्रेड्थ है वो ज्यादा है। द प्लेन इज ऑलमोस्ट अ लेवल लैंड। एक्चुअली ये फ्लैट जमीन है। लेवल लैंड का मतलब होता है कि फ्लैट जमीन, ठीक है। और ये ऐसी फ्लैट जमीन है, फ्लैट जमीन होने के कारण हम ये कह सकते हैं कि वहां पे पॉपुलेशन भी बहुत ही हाई है और जिसका कोई कोई हिस्सा जो है वो थोड़ा सा ऊंचा है, लेकिन लगभग वो फ्लैट जमीन है। इन वेरी रेयर केसेस सम पार्ट्स आर लिटिल बिट हायर देन द ग्राउंड लेवल, लेकिन फिर भी सी लेवल से अगर देखा जाए तो 180 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाला कोई एरिया नहीं है इस एरिया में, ठीक है। दिल्ली के आसपास का जो रीजन है वो थोड़ा सा नैरो रीजन है। Okay, the Satluj Plain lies to the west of Delhi. Delhi के वेस्ट एरिया में सतलुज प्लेन, सतलुज बेसिकली एक रिवर का नाम है, तो उस रिवर के सेडिमेंट से बना हुआ जो फर्टाइल लैंड है, ठीक है, उसको हम सतलुज प्लेन कहते हैं, जो दिल्ली के वेस्टर्न एरिया में है। और जो गंगा प्लेन है वो दिल्ली के ईस्टर्न एरिया में है। हम जानते हैं कि गंगा हमारी पवित्र नदी है और वो इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर्स ऑफ इंडिया, ओके, तो वो दिल्ली के ईस्टर्न एरिया से बहती है। एंड दिस प्लेन इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट प्रॉस्पेरस रीजन ऑफ द एंड इंपॉर्टेंट सिटीज सच एज दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, कोलकाता। ये बहुत बड़े बड़े और बहुत ही जाने माने शहर जो इंडिया में वो नॉर्दर्न प्लेन्स के एरिया में सिचुएटेड है। जैसे मैं आपको आगे बता चुका हूँ कि जो जमीन जो होती है, ठीक है, वो फर्टाइल होती है और उसमें भी आसपास में बहुत सारे रिवर्स जो है, और खास करके ऐसी रिवर्स जो बारह मास भरी हुई रहती है, वो बहती है, तो ऑब्वियसली वहां पे ह्यूमन पॉपुलेशन ज्यादा रहता है, क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा अगर कोई चीज की जरूरत रहती है तो वो पानी की रहती है अपना सर्वाइवल के लिए। तो जहां पे पानी अवेलेबल होता है वहां पे ऑब्वियसली ह्यूमन पॉपुलेशन ज्यादा रहती है। इससे पहले से काफी पुराने समय से and even today also it is one of the most populous area of India. आगे बढ़ते हैं, सेकेंड पैराग्राफ पेज नंबर 108। सिंधु रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज ओरिजिनेट इन हिमालयस। ये पांचों रिवर्स के नाम जो है वो आपको अंडरलाइन करने हैं। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज, ये पांचों रिवर्स हिमालय माउंटेन रीजन से ओरिजिनेट होती है। कहने का मतलब ये है कि ये भी काफी भरी हुई रिवर्स रहती है पानी से पूरा साल, और जनरली ये रिवर्स के नाम के ऊपर से हमारा जो स्टेट है, स्टेट ऑफ पंजाब, पंजाब का नाम पड़ा है। पंजाब यानी 5 रिवर्स का समूह, 5 रिवर्स का जो कॉम्बिनेशन है उसके ऊपर से ये स्टेट का नाम पड़ा है। यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी हमें समझना है कि दोआब करके एक मीनिंग आता है, और रीजन बिटवीन टू रिवर्स इज नोन एज दोआब। ये एक्चुअली एक फारसी वर्ड है, एज फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, कि दोआब जो है वो एक फारसी वर्ड है। दो रिवर्स के बीच में जो लैंड एरिया होता है छोटा सा, दैट पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज दोआब, ओके, जिसमें दो का मतलब होता है टू एंड हाफ मीन्स रिवर, ऐसे करके उसका दोआब करके हम उसको कह सकते हैं। और जैसे मैंने आपको आगे बताया कि इन्हीं 5 रिवर्स का जो एक कॉम्बिनेशन है उसके ऊपर से हमारा पंजाब स्टेट का नाम पड़ा है। पंज यानी 5 और आब यानी रिवर्स, ओके। वो 5 रिवर्स के नाम मैं वापस आपको याद दिला दूं। अगर आपको कोई पूछता है कि कौन सी 5 रिवर के समूह से पंजाब स्टेट का नाम पड़ा है, तो आपको याद रखना है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज, ये 5 रिवर्स है, ठीक है। On the basis of physiography, this plain is divided into 4 parts. Actually, northern plains जो है उसके भी 4 सब डिवीजन होते हैं, जिसके नाम मैंने बोर्ड पे लिखे, आपके टेक्स्ट बुक में भी है एक्चुअली, ओके।
और वो 4 नाम है, बाबर, तेराई, बंगर एंड खदर। सभी के 1-2 लाइन में 1-2 सेंटेंसेस में मीनिंग यहाँ पे समझाए गए हैं, हम देखेंगे पैराग्राफ के अंदर। ओके, बाबर, तेराई, बंगर और खदर। A small and narrow belt of gravels and stones lies parallel to the river from Sindhu up to Tista River and Shivalik foothills। ठीक है, एक ज्योग्राफिकल लोकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक नैरो एरिया है, ग्रेवल और स्टेन से बना हुआ, स्टोन से बना हुआ। ग्रेवल यानी छोटे छोटे कंकर होते हैं, उसको ग्रेवल कहते हैं। स्टोन यानी आप जानते हो कि जो पत्थर होते हैं उसको स्टोन कहा जाता है, लेकिन वही पत्थर जब बहुत छोटी साइज के होते हैं तो उसको हम इंग्लिश में ग्रेवल कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा एक एरिया जो है वो सिंधु रिवर से शुरू करके शिवालिक, ठीक है, तिस्ता रिवर, जो कि शिवालिक फुटहिल्स के पास तिस्ता रिवर है, वहां तक ये एरिया है। तो ये बेल्ट जो है वो उसकी चौड़ाई अगर देखी जाए तो 8 to 16 किलोमीटर है। इसी एरिया को हम बाबर के नाम से जानते हैं, आपको याद है? ओके, द नेम्स आर वेरी डिस्टिंक्ट कि सिंधु रिवर से लेकर तिस्ता रिवर तक का पत्थरों वाला जो एरिया है, छोटे बड़े पत्थरों वाला, ठीक है, उसको हम बाबर के नाम से जानते हैं, जिसकी चौड़ाई जो है वो 8 से 16 किलोमीटर है। ठीक है, the Terai region, which is more humid and marshy, comes next। तेराई रीजन, उसकी डेफिनेशन बहुत क्लियर है, ह्यूमिड और मार्शी एरिया है। ह्यूमिड यानी बहुत सारा ह्यूमिडिटी, बहुत सारा शायद वहां पे बारिश होती होगी, इसलिए वहां पे ह्यूमिडिटी ज्यादा रहती है। मार्शी एरिया है, ऑब्वियसली बहुत क्लियर है कि ज्यादा बारिश होने की वजह से वहां की जमीन जो है वो गीली, एकदम दलदल वाली, कीचड़ वाली रहती है, therefore that is a marshy region। ठीक है, वहां पे गीलापन ज्यादा रहता है और इसलिए dense forest and diversified wildlife are seen here। वहां पे घने जंगल और बहुत सारे टाइप के जंगल में रहने वाले लोग, डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स और बर्ड्स वहां पे देखने को मिलते हैं। तो ये था तेराई रीजन के बारे में। द ओल्ड एल्यूवियम इन द प्लेन्स इज कॉल्ड बंगर। पुराने यानी कि बहुत हजारों साल से जो रिवर ने डिपोजिशन किया है एल्यूवियम का, ठीक है, और पुराना एल्यूवियम अगर अभी भी मौजूद है तो वो एरिया को हम बंगर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। ड्यू टू कंसिस्टेंट डिपोजिशन इट डेवलप्स अ टेरेस व्हिच इज एट अ हायर लेवल देन फ्लड प्लेन्स। बंगर की खासियत ये है कि कंसिस्टेंट डिपोजिशन, क्योंकि सालों से वहां पे रिवर डिपोजिशन जो है होता आ रहा है, इसलिए टेरेस शेप, एक सीढ़ियों जैसा स्ट्रक्चर जो है वो नेचुरली बना हुआ है। ठीक है, और फ्लड प्लेन से थोड़ा सा ऊंचाई वाला ये एरिया है। ठीक है, और जो फ्लड प्लेन के ऊपर जो नए सेडिमेंट्स आते हैं उसको हम खदर बोलते हैं। लास्ट लाइन में उसका डेफिनेशन दिया गया है, द न्यू सेडिमेंट ऑफ द फ्लड इज कॉल्ड खदर। ठीक है, जब भी बाढ़ आती है और बाढ़ के साथ पानी नया सेडिमेंट लेकर आती है और जमीन के ऊपर बिखेर देती है, तो उस चीज को हम खदर कहते हैं। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन। इस पैराग्राफ को आपको पूरा हाईलाइट करना है क्योंकि ये चारों सब डिवीजन जो है, ठीक है, जो बाबर, तेराई, बंगर और खदर, उसकी डेफिनेशन इस पैराग्राफ में आपको मिलेगी। एक्सप्लेन द टर्म, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, या तो फिर व्हाट इज बाबर, व्हाट इज खदर, ऐसा कोई छोटा क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर आपको यहाँ से मिलेगा। ठीक है, 2-3 बार अगर आप पढ़ोगे तो आपको ये याद रह जाएगा, लेकिन वो पढ़ना, रिपीटेडली पढ़ना जरूरी है। तो इस तरह से सेकंड डिवीजन जो है हमारा खत्म हुआ। नाउ द थर्ड डिवीजन इज पेनिनसुलर प्लेटू। ओके, पेनिनसुलर प्लेटू के भी 2 सब डिवीजंस हैं, मालवा प्लेटू एंड डेक्कन प्लेटू। ठीक है, जो मैंने आपको पहले बताया था उस तरह से कि जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं वैसे नॉर्थ टू साउथ एंड देन फर्दर साउथ एंड देन till the extreme south we are going to understand the physiography or the geography of India।
ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। थर्ड हमारा जो डिवीजन है पेनिनसुलर प्लेटो, उसको पढ़ना शुरू करते हैं। दिस इज द ओल्डेस्ट रीजन ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट है बहुत ही कि जितने भी हमारे 5 फिजियोग्राफिक डिवीजन है, इसमें सबसे पुराना जो रीजन है, जो विस्तार है, वो पेनिनसुलर प्लेटो है। दिस रीजन अपीयर्स टू बी एन इनवर्टेड ट्रायंगल। अगर आप इंडियन मैप के साथ देखोगे तो कुछ इनवर्टेड ट्रायंगल, कुछ ऐसा शेप पड़ता है, ठीक है। ट्रायंगल को उल्टा किया है तो कैसा दिखेगा? ओके, तो ये चीज से आपको पता चलेगा इट्स ए इनवर्टेड, इट लुक्स लाइक एन इनवर्टेड ट्रायंगल, जिसमें जनरली हम शुरुआत करें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और वहां से शुरू करके नीचे अगर फर्दर डाउन इन केस इफ वी गो महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, फिर ईस्ट में आंध्र प्रदेश, उड़ीसा वगैरह, ठीक है। तो ये जो इंडिया का शेप पड़ता है नीचे की ओर, वहां पे ये सारे स्टेट आते हैं। यहाँ पे गुजरात है फॉर एग्जांपल, उसका थोड़ा ऊपर जो है राजस्थान है, फिर ये महाराष्ट्र है, और फिर ये यहाँ पे कहीं पे गोवा है, और फिर कर्नाटका है, और फिर केरला है, तमिलनाडु है, फिर ऊपर जाएंगे तो आंध्र प्रदेश है यहाँ पे, एंड देन देयर इज उड़ीसा, एंड देन बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, सब ईस्टर्न स्टेट्स, ठीक है। तो ये पेनिनसुलर प्लेटो सबसे पुराना हमारा जो रीजन है वो, और उसकी जो हाइट है फ्रॉम द सी लेवल, इट इज अबाउट 600 to 900 meters. Its northern part slopes towards northeast, which is evident from the flow of Chambal, Son and Damodar river. एक important जानकारी है, नॉर्दर्न पार्ट जो है यानी पेनिनसुलर प्लेटो का नॉर्दर्न पार्ट, ओके, वो स्लोप बनाए हुए हैं, नॉर्थ टू ईस्ट उसका स्लोप रहता है। कहने का मतलब ये कि नॉर्थ का एरिया जो है थोड़ा सा ऊंचाई वाला है, ईस्ट का एरिया जो है थोड़ा नीचाई वाला है, और ये पता हमें लाइक ये चीज को हम इस तरह से साबित कर सकते हैं कि चंबल, सन और दामोदर रिवर्स हैं, उसका फ्लो यानी वो नॉर्थ से की ओर से शुरू होती है और वो बहती है ईस्टर्न डायरेक्शन में। तो ऑब्वियसली पानी का जैसे नेचर होता है कि उसको जैसे स्लोप मिलता है, उसी स्लोप के जरिए वो उस दिशा में ही आगे बढ़ती है। तो ऑब्वियसली the northern part is a little bit higher than the eastern part, ठीक है। अगर हम वहां पे खड़े रहेंगे तो ये चीज हमें नहीं दिखेगा कि ये ऊंचाई वाला एरिया है, लेकिन क्योंकि बहुत ही वास्ट एरिया है, इसलिए काफी लॉन्ग डिस्टेंस तक अगर हम ट्रैवल करेंगे तब जाके ये स्लोप जो है वो धीरे 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 ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है, ओके। द सदर्न पार्ट स्लोप्स टुवर्ड्स द साउथ ईस्ट। सदर्न पार्ट यानी पेनिनसुलर रीजन का जो सदर्न पार्ट है वो साउथ ईस्ट की ओर स्लोप करता है। ये सदर्न पार्ट साउथ ईस्ट की ओर, ये साउथ तो है ये, लेकिन साउथ ईस्ट इस तरह से अगर मान लो कि यहाँ पे कोई रिवर ओरिजिनेट हो रही है तो उसका जो पानी है वो इस तरफ बहेगा। ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी रिवर विल मर्ज इनटू द बे ऑफ बंगाल। ये वाटर बॉडी है जो है वो बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। आपको याद दिला दूं कि हम जो अभी फिलहाल रीजन के बारे में पढ़ रहे हैं पेनिनसुलर प्लेटो, वो तीनों साइड से समंदर से घिरा हुआ है, ओके। सपोज इस तरह से अरेबियन सी है, एंड देन फर्दर डाउन देयर इज इंडियन ओशन। तो यहां पे क्या है? बे ऑफ बंगाल, ओके। और रिवर का नेचर रहता है कि कोई भी रिवर जहां से भी वो ओरिजिनेट होती है, बट अल्टीमेटली उसका जो फाइनल डेस्टिनेशन होता है दैट विल बी द काइंड ऑफ लार्ज वाटर बॉडी लाइक सी और ओशन। तो कहने का मतलब कि साउथ सदर्न पेनिनसुला में अगर यहाँ से कोई रिवर ओरिजिनेट होती है तो क्योंकि उसका जो स्लोप है इट मेक्स अ स्लोप टुवर्ड्स साउथ ईस्ट, तो वो डेफिनेटली इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी। एक एक्सेप्शन है एक्चुअली, यहाँ पे वैसे लिखा नहीं है बुक में कहीं पे भी, लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है तो जो मध्य प्रदेश से नर्मदा रिवर बहती है, आपने ये नाम डेफिनेटली सुना ही होगा, ठीक है। तो
नर्मदा रिवर का जो स्लोप है उसका ओरिजिनेशन पॉइंट ऑब्वियसली समवेयर इन मध्य प्रदेश से है, लेकिन वो इस तरफ नहीं, वो इस तरफ आगे बहती है एंड देन अल्टीमेटली इट फिनिशेस इट्स जर्नी एट अरेबियन सी। ये एक एक्सेप्शन है, अदरवाइज दूसरी सारी रिवर्स जो है वो साउथ ईस्ट की ओर आगे बढ़ती है। ठीक है, तो ये था। एंड देन पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है उसका जो मैंने आगे लिखा है कि उसके भी दो सब डिवीजन है, और ये नंबर 1 इज मारवा प्लेट्यू एंड द सेकंड वन इज डेक्कन प्लेट्यू। अब दोनों को वन बाय वन हम समझेंगे। मारवा प्लेट्यू, ओके, मारवा प्लेट्यू यानी अरावली रेंज, सबसे पहले उसको समझना जरूरी है। वो एग्जैक्टली कहां पे है? अरावली रेंज इज सिचुएटेड टू द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ मारवा प्लेट्यू। अरावली रेंज मारवा प्लेट्यू के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में सिचुएटेड है। ठीक है, और सबसे पुरानी ओल्डेस्ट रेंज है, वर्ल्ड की सबसे पुरानी हिली रीजन है ये एक्चुअली। इसको हम माउंटेन्स भी कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि छोटे साइज के माउंटेन है इसलिए लॉफ्टी माउंटेन्स नहीं है, therefore we can call them hills also. Okay, it is a folded mountains. Folded mountains का मतलब ये है कि बीच बीच में काफी सारे माउंटेन पासेस हैं, गैप्स हैं, therefore we can जिसको बोलते हैं ना झील है वहां पे, बहुत नीचे गहराई वाली जो झील होती है वो है। तो obviously that's why this mountain range, यहाँ के माउंटेन्स जो है वो फोल्डेड माउंटेन्स कहे जाते हैं। और प्रिसाइजली अगर देखा जाए तो हमने हम सभी ने मोस्टली हम सभी लोगों ने ये जो हिल स्टेशन है वो विजिट किया हुआ है, माउंट आबू। ओके, बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है माउंट आबू, इज द फेमस हिल स्टेशन इन दिस टाइम। इट इज वेरी ब्यूटीफुल एंड प्लेजेंट, बहुत अच्छी जगह है ये, और यहाँ से काफी करीब है, आप लोगों ने देखा ही होगा डेफिनेटली। और वहां का ये जो माउंटेन है गुरु शिखर, वो हाईएस्ट पीक है और जमीन के लेवल से 1722 मीटर्स हाई। ओके, आपको ये फ्रेज जो है वो अंडरलाइन करना चाहिए। माउंट आबू का गुरु शिखर जो है वो 1722 मीटर ऊंचा है। टू द साउथ ऑफ दिस रीजन द रिवर्स चंबल एंड बेतवा इमर्जिंग फ्रॉम विंध्याचल। ओके, तो वहां से इस रीजन का जो सदर्न रीजन है वहां पे दो रिवर चंबल और बेतवा, यानी माउंट आबू का साउथ रीजन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। चंबल और बेतवा रिवर वहां से बहती है। ठीक है, जो कि विंध्याचल माउंटेन रेंज वहां पे है, वहां से वो बहती है। एंड दे फ्लो नॉर्थवर्ड्स, वो ऊपर की ओर आगे बढ़ती है। सो दीज आर अ कपल ऑफ एक्सेप्शंस कि ये ईस्टर्न या वेस्टर्न डायरेक्शन में नहीं, नॉर्थ रीजन में आगे बढ़ती है। एंड देन दे मीट, उसके बाद ये बड़ी रिवर को मिलती है, यमुना रिवर इसका नाम है। व्हाइल रिवर सन फ्लोज नॉर्थवर्ड्स एंड मीट्स रिवर गंगा। ठीक है, यानी चंबल और बेतवा रिवर जो है वो यमुना को मिलती है और सन रिवर जो है वो गंगा को मिलती है। ये तीनों छोटी छोटी रिवर है, यमुना और गंगा ऑब्वियसली काफी बड़ी रिवर्स हैं, और गंगा यमुना ऐसी रिवर्स हैं जहाँ पे दूसरी छोटी छोटी रिवर्स भी वहां पे मर्ज हो जाती है उसके पानी के साथ। It can be known from the direction of the river flow that the river flow northwards. Okay, जो रीजन है ये एक छोटा सा रीजन है जो नॉर्थ की ओर स्लोप बना रहा है। अगर साउथ में ऊपर का जो एरिया है वो थोड़ा सा ऊंचा है क्योंकि वो माउंटेनियस रीजन है, और इसलिए वहां से बहने वाली जो रिवर है वो नॉर्थ की ओर आगे बढ़ती है, जो कि थोड़ा सा नीचे वाला एरिया है। यही बात है। The northeastern part of this central upland is known as बुंदेलखंड। इसी एरिया को नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, ये एरिया का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वो बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट का नाम भी है। ठीक है, besides this rivers Luni and Banas also originate in the Aravalli range of northeast. Okay, ये भी आपको याद रखना है कि लूनी और बनास रिवर जो कि छोटी छोटी रिवर्स हैं वो भी अरावली रेंज से निकलती है और नॉर्थ ईस्ट की ओर आगे बढ़ती है। These rivers vanish in the run of Kutch
ओके, रण जो कच्छ का रण होता है, हम जानते हैं क्योंकि हम गुजरात में रहते हैं इसलिए हमें पता होना चाहिए कि कच्छ का रण जो कि काफी बड़ा रीजन है, उसके भी 2 डिवीजन पड़ते हैं। ओके, लाइक जो बड़ा रण ऑफ कच्छ है और छोटा रण ऑफ कच्छ, ऐसे 2 डिवीजन पड़ते हैं, तो उसमें ये दोनों रिवर मिल जाते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। गुजरात की अगर हम बात करेंगे आगे, तो फिर सेंट्रल गुजरात में खास करके साबरमती और माही रिवर भी होती है। साबरमती रिवर के बारे में काफी कुछ हम जानते हैं, अहमदाबाद से क्योंकि बहती है, गांधीनगर में भी उसका छोटा सा पोर्शन हम देख सकते हैं। लेकिन ये साबरमती और माही रिवर, उसका भी एक डेस्टिनेशन पॉइंट है जहां पे उसका जर्नी खत्म हो जाता है, और वो जर्नी खत्म होता है गल्फ ऑफ खंबात में। ओके, अंडरलाइन करना है आपको, साबरमती और माही रिवर जो है वो गल्फ ऑफ खंबात में खत्म हो जाती है। From the flow of these rivers, it can be ascertained that the western part of Malwa Plateau slow towards southwest. मालवा प्लेटू का जो बोलते हैं ना कि लाइक मालवा प्लेटू का स्लोप जो है वो साउथ वेस्ट की ओर है थोड़ा सा। ये भी रिवर के फ्लो की वजह से हमें पता चल जाता है, खास करके साबरमती और माही रिवर के फ्लो की वजह से हमें पता है। राजमहल हिल्स एंड शिलोंग प्लेटू आर पार्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू। कुछ नए नाम भी हमारे सामने आ रहे हैं, वैसे देखा जाए तो हमारे स्टेट के आसपास की है ये एरियाज। ओके, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में भी कुछ है। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली सारी जगह हमने देखी नहीं होती है और ना ही उनके बारे में हमने पढ़ा होता है, इसलिए ये नाम हमारे लिए नए हैं। ठीक है, तो राजमहल हिल्स और शिलोंग प्लेटू ये भी दोनों छोटी जगह हैं, तो वो छोटा नागपुर प्लेटू लाइक के 2 छोटे छोटे हिस्से हैं, राइट। और वहां पे छोटा नागपुर प्लेटू के अंदर रांची प्लेटू नाम से एक छोटा सा ज्योग्राफिकल डिवीजन भी। ओके, अब हमने पहला डिवीजन जो थर्ड डिवीजन जो पढ़ रहे हैं, ओके, पेनिनसुलर प्लेटू, उसका पहला डिवीजन मालवा प्लेटू, उसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है आगे डेक्कन प्लेटू के बारे में, right? And let us read about Deccan Plateau now. The Deccan Plateau is situated to the south of Satpura. Satpura actually एक माउंटेन रेंज या हिली एरिया है। ठीक है, उसके साउथ में सातपुड़ा को अगर हम बॉर्डर समझेंगे तो उसके साउथ वाला जो कोई भी रीजन है उसको डेक्कन प्लेटू कहा जाता है। ठीक है, और वहां पे भी छोटी छोटी माउंटेन रेंजेस हैं दूसरी, जैसे कि महादेव एंड मैकल रेंजेस व्हिच आर लोकेटेड टू द साउथ ऑफ मालवा प्लेटू। ठीक है, मालवा प्लेटू के साउथ में ये दोनों माउंटेन रेंजेस हैं, वो वहां पे पाई जाती है। द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द प्लेटू आर कंपोज्ड ऑफ लावा डिपॉजिट्स। इस प्लेटू का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है वो लावा डिपॉजिट से बना हुआ है, तो ऑब्वियसली वहां पे सालों पहले वोल्केनिक एक्टिविटी हुआ होगा और जमीन से जो लावा बाहर निकला होगा वो यहाँ पे बिखर गया होगा। ठीक है, और लावा डिपॉजिट जनरली बहुत ही फर्टाइल लैंड क्रिएट करती है, उसके भी क्योंकि उसके अंदर भी काफी सारे सेडिमेंट्स होते हैं जो क्रॉपिंग के लिए, फार्मिंग के लिए फायदेमंद होते हैं। ठीक है, on the western side the border is demarcated by Western Ghats which runs north south along the Arabian Sea coast। उसकी वेस्टर्न साइड में अगर देखा जाए तो वेस्टर्न घाट्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो कि नॉर्थ टू साउथ अरेबियन सी के पैरेलल ये ज्योग्राफिकल एरिया जो है वो है। वेस्टर्न घाट्स काफी बड़ा एरिया है, लेकिन इंडिया का अगर प्रिसाइजली देखा जाए तो कुछ ये जैसे कि अरेबियन सी है तो उसके पैरेलल ये वेस्टर्न घाट्स जो पर्वतीय एरिया है, ठीक है, माउंटेनियस रीजन, वो पैरेलल वहां पे चलता है। ओके, इट हैज सेवरल लोकल नेम्स। वेस्टर्न घाट तो उसका कॉमनली इंग्लिश में नाम है, लेकिन दूसरे भी लोकल नेम्स हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में और कर्नाटका में उसको सह्याद्री कहा जाता है। अंडरलाइन करना चाहिए ये सेंटेंस, महाराष्ट्र इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका इट इज नोन एज सह्याद्री। ठीक है, और तमिलनाडु में नीलगिरी के नाम से जाना जाता है वेस्टर्न घाट्स को, अंडरलाइन कीजिए वहां पे भी। और
जो केरला और तमिलनाडु है उसका जो बॉर्डर एरिया है, एक्चुअली केरला और तमिलनाडु का बॉर्डर एरिया है, वहां पे उसको अन्नामलाई के नाम से जाना जाता है वेस्टर्न घाट। एक ही ज्योग्राफिकल एरिया है लेकिन रीजन वाइज उसको इस तरह से अलग अलग नाम से जाना जाता है। द सदर्न पोर्शन ऑफ वेस्टर्न घाट्स इज मोर लॉफ्टी। जैसे ऊपर से नीचे की ओर हम जाएंगे, ठीक है, तो जो साउथ का पोर्शन है वो थोड़ा ज्यादा ऊंचाई पर है, यानी वहां पे थोड़े ऊंचे पर्वत, ऊंचे जो माउंटेन्स है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, पेज नंबर 108 का लास्ट पैराग्राफ पढ़ रहा हूं मैं। जनरली द एवरेज हाइट ऑफ द डेक्कन प्लेटू इज 900 to 1000 meters। ठीक है, डेक्कन प्लेटू का काफी बहुत जमीन के समंदर के लेवल से देखा जाए तो 900 to 1000 मीटर्स का उसका ऊंचाई है, लेकिन कुछ कुछ जगह जो है वो उससे भी ज्यादा ऊंची जगह है। ओके, लेकिन एवरेज हाइट की अगर हम बात करेंगे तो 900 to 1000 meters from the sea level। Few isolated hills having more than 900 meters of height form the eastern boundary of this plateau। कुछ हिल्स ऐसे भी है जो 900 मीटर से ऊंची है। ठीक है, तो इससे ये प्लेटू का जो है वो बाउंड्री, नेचुरल बाउंड्री बन जाता है, और क्योंकि ईस्टर्न साइड में ये हिल्स है इसलिए उसको ईस्टर्न घाट्स भी कहा जाता है। थोड़ा सा एरिया जैसे ईस्ट की ओर भी फैला हुआ है और वहां पे भी कुछ ऊंचे पर्वत है, इसलिए ऐसे पर्वतों की जो श्रृंखला होती है उसको हम ईस्टर्न घाट के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, वहां पे काफी सारे स्लोप है। ऑब्वियसली जो माउंटेनियस रीजन होता है वो तो कोई फ्लैट जमीन है नहीं, ठीक है, इसलिए वहां पे काफी सारे स्लोप्स बने हुए हैं, और जनरली ये स्लोप जो बना हुआ है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन की ओर लाइक झुका हुआ है, और वापस ये चीज हमें पता चलती है रिवर के फ्लो की वजह से। साउथ ईस्ट की तरफ स्लोप है वो रिवर फ्लो की वजह से हमें पता चलता है। ठीक है, जो मैंने आपको आगे बताया था एक एग्जांपल नर्मदा रिवर का। ठीक है, नर्मदा रिवर को छोड़ के और तापी रिवर को छोड़ के, क्योंकि वो वेस्ट की ओर आगे बढ़ती है, जबकि बाकी सारे रिवर जो है पेनिनसुलर प्लेटू की वो ईस्ट की ओर आगे बढ़ती है, तो हम ये कह सकते हैं कि वेस्ट टू ईस्ट की ओर ये झुका हुआ ज्योग्राफिकल रीजन है। ठीक है, और जनरली डेक्कन प्लेटू की सारे रिवर्स ईस्टवर्ड रहती है और बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कोस्टल प्लेन्स, प्लेन्स अलोंग द सी कोस्ट, नाम से ही बहुत क्लियर है। फोर्थ डिवीजन, उसके बारे में अब मैं आपको बता रहा हूं। कोस्टल प्लेन्स, राइट, तो ऑब्वियसली द नेम सजेस्ट्स एज द काइंड ऑफ कोस्टल एरिया, जो समंदर के आसपास का एरिया होता है उसको हम कोस्टल प्लेन, इसको भी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि बार-बार मैं आपको बता चुका हूं कि जो हमारा देश है उसकी 3 साइड में समंदर है। अरेबियन सी टू द वेस्ट, Indian Ocean to the south and Bay of Bengal to the east। ठीक है, तो इसके लिए भी हमें पढ़ना जरूरी है। एक छोटा सा पैराग्राफ है इसका। Peninsular Plateau is surrounded by a narrow belt of plains from Kutch to Odisha। ये बहुत बड़ा एरिया की हम यहाँ पे बात करेंगे। अगर हम गुजरात के से शुरुआत करेंगे तो वहां से जैसे कच्छ से शुरू करके केसरी फर्दर मूव डाउन तो महाराष्ट्र एंड देन कर्नाटका एंड देन गोवा एंड देन केरला एंड देन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा। ठीक है, तो वहां तक का जो कोस्टल एरिया है वो काफी there is hundreds of kilometers of coastal area we are talking about। और ये समुद्र के किनारे जो है वो जो एक पर्टिकुलर नैरो बेल्ट जो बना हुआ है उसी को हम कोस्टल एरिया कहेंगे। हम अंदर के जमीन की हम यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे। जो समंदर के आसपास जो सी बीच जिसको हम लोकल लेवल में कह सकते हैं, ठीक है, वो जमीनी एरिया की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो कच्छ से लेकर उड़ीसा, इट इज डिवाइडेड इनटू वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। जो वेस्ट की साइड में है वो वेस्ट कोस्टल प्लेन कहा जाता है, जो ईस्ट में है वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहा जाता है। The west coast plain is spread from Gujarat to Kerala
वेस्ट का एरिया है, तो ऑब्वियसली बहुत क्लियर गुजरात से केरला तक का जो है वो वेस्ट पार्ट है, और जो उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक का जो रीजन है वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहा जाता है। ठीक है, और ये लाइक कुछ जगह है ऐसी है, राइट। गुजरात का एक बहुत ही फर्टाइल लैंड एरिया है, प्लस पॉपुलेटेड लैंड एरिया है। कोई भी जगह जनरली ऐसी नहीं पाई जाती है जहां पे ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है, बट देयर आर सम रीजन्स, ओके। इट इज वेरी मच अनड्यूलेटिंग एंड इज नोन एज मालाबार कोस्ट इन साउथ ऑफ गोवा, खास करके गोवा के साउथ में लगभग, अगर आप प्रॉपर इंडियन मैप के सामने देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ लगभग यहाँ पे गोवा है, तो गोवा का नीचे का जो एरिया होता है दैट इज नोन एज मालाबार कोस्ट। ठीक है, और वो एक अनड्यूलेटिंग एरिया है। अनड्यूलेटिंग एरिया है ना, यहाँ वहाँ पे जैसे कि जंगल जैसा है, वहाँ पे कोई ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है, ट्रांसपोर्ट का फैसिलिटी वगैरह वो सब कुछ नहीं है, तो ऐसे एरिया को अनड्यूलेटिंग एरिया कहा जाता है। ठीक है, वेस्ट कोस्ट रिवर्स हैव डेवलप्ड क्रीक्स एट देयर एस्चुअरीज, ओके। जो एस्चुअरीज यानी क्रीक्स, जो रिवर्स अपने फ्लो की वजह से सीढ़ियों जैसा जो स्ट्रक्चर बनाती है जमीन के ऊपर, उसको एस्चुअरी कहा जाता है। और धीरे धीरे अगर क्योंकि वो वहां पे लगातार पानी बहता रहता है तो बीच बीच में गैप्स भी पड़ती है, तो ऐसी एस्चुअरीज के ऊपर जो गैप्स, झील जैसा जो स्ट्रक्चर पड़ता है तो उसको हम क्रीक्स कहेंगे। ठीक है, तो जगह जगह पे मालाबार कोस्ट में वो चीज भी देखा जाता है। मोस्ट ऑफ दीज क्रीक्स आर सबमर्ज्ड वैलीज अंडर रिवर वाटर। वो जनरली एक वैली जैसे स्ट्रक्चर है, और रिवर वाटर की वजह से वहां पे जमीन जो है वो पानी में दब जाने की वजह से ऐसा झील बना हुआ है। ठीक है, so these are formed due to the emergence of seashore. It provides favorable conditions for fisheries. हम प्रैक्टिकली ऐसा भी कह सकते हैं कि समंदर का कुछ पानी जो है वो जमीन में अंदर तक आ गया है। ठीक है, जैसे कि ये मेन सी वाटर एरिया है, लेकिन हो सकता है कि कहीं कहीं पे कोई जगह में ऐसे थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा अंदर की ओर समंदर का पानी जो है वो अंदर आया हुआ है, और क्योंकि वो जमीन के आसपास का एरिया होता है और कन्वीनियंटली लोकेटेड होता है, इसलिए काफी जो जैसे कि फिशरी का ऑक्यूपेशन है, काफी फिशरमैन जो है वहां पे फिशिंग करने के लिए जाते हैं। ऑब्वियसली इट्स अ काइंड ऑफ गुड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल हु आर लिविंग एट द सी शोर। दूसरा कोई अगर उनके पास ऑप्शन नहीं है तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन होता है उनके लिए फिशिंग करने का। ठीक है, देयर आर मैनी नेचुरल पोर्ट्स ऑन वेस्ट कोस्ट। यहाँ पे कुछ पोर्ट सिटीज है। पोर्ट्स यानी ऐसा शहर जो समंदर के किनारे हैं, ऑन द सी बीच दीज सिटीज आर लोकेटेड, और ट्रेडिंग के लिए ये जो सिटीज है काफी अहमियत रखते हैं, काफी इंपॉर्टेंस उसका होता है। दो बड़े सिटीज का नाम मैं लेना चाहूंगा वेस्टर्न कोस्ट की ओर, मुंबई और मामागांव। ओके, मुंबई और मामागांव के एग्जांपल आपके बुक में लिखे गए हैं। मुंबई ऑब्वियसली महाराष्ट्र का मेन सिटी है। इनफैक्ट इकोनॉमिकल एक्टिविटी के हिसाब से देखा जाए तो पूरे इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट सिटी है मुंबई, जो कि एक पोर्ट सिटी है। आप जानते ही हो कि वो समुद्र के किनारे बसा हुआ एक बहुत बड़ा शहर है। मामागांव जो गोवा का एक छोटा सा पोर्ट सिटी है। Backwaters have developed along the southern coast of Kerala, and these are known as kayal in local language. ठीक है, जो एस्चुरीज के अंदर जो क्रीक्स बनते हैं केरला में, उसी चीज को लोकल लैंग्वेज में कायल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और उसी तरह से ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की अगर हम बात करेंगे तो वो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से काफी ब्रॉड एरिया है, काफी लंबा एरिया, और काफी सारा जो हमारा जो बॉर्डर है उसको कवर करता है। एंड देयर इज अ सब्सटेंशियल alluvial deposition in the deltas of Kaveri, Krishna, Godavari, Mahanadi। जो डेक्कन प्लेटू में जो रिवर्स बहती है, ये सारी रिवर कावेरी, कृष्णा, गोदावरी और महानदी, ठीक है, उसके डिपोजिशन की वजह से डेल्टा बना हुआ है। वहां पे ट्रायंगुलर शेप का एक जमीन का एरिया पड़ता है जो कि काफी फर्टाइल होता है, प्लस वो समंदर से करीब है तो इसलिए उसको हम डेल्टा कहते हैं। ठीक है, द नॉर्दर्न कोस्ट इज नोन एज नॉर्थ सरकार कोस्ट एंड द तमिलनाडु कोस्ट इज नोन एज कोरोमंडल कोस्ट। ओके, जो
ईस्टर्न कोस्टल रीजन का भी अगर हम दो छोटे डिवीजन करते हैं तो ऑब्वियसली ये जो है वो नॉर्थ सरकार कोस्ट है और ये जो है वो कोरोमंडल कोस्ट है। ऐसा हमें रफली एक याद रखना चाहिए, राइट। एंड द फिफ्थ लास्ट डिवीजन ऑफ इंडियन जियोग्राफी इज आर्किपेलागोस। आर्किपेलागोस, अगर ये वर्ड आपको मुश्किल लगता है तो मैं आपको इजी वर्ड में बता दूं कि लाइक इट्स नेम ऑफ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ठीक है। क्योंकि इंडिया का जो मेन लैंड है उसके अलावा हमारे पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स भी आ रहे हैं, तो उनके बारे में भी हमें पढ़ना जरूरी है, जो कि एक छोटा सा पैराग्राफ है। देयर आर फ्यू आर्किपेलागोस इन इंडिया, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। ओके, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जो है वो मेजर आर्किपेलागोस है और ये छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। आइलैंड्स यानी आपको पता ही होगा कि जो लैंड एरिया के चारों ओर समंदर है, छोटा सा लैंड एरिया और चारों ओर समंदर है, तो उसको हम आइलैंड कहते हैं, ठीक है। और सबसे पहले देखेंगे कि लाइक छोटे छोटे आइलैंड्स का समूह जो है लक्षद्वीप का, एंड दे आर लोकेटेड एट सम डिस्टेंस ऑफ केरला कोस्ट। लक्षद्वीप, ओके, छोटे छोटे आइलैंड्स। अगर मैं आपको थोड़ा सा रफ एस्टिमेट देना चाहूंगा तो काफी सारे ऐसे आइलैंड्स का ग्रुप है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एरिया जो है वो लक्षद्वीप है। तो केरला कोस्ट से थोड़ा सा एक्चुअली यहाँ पे है, ठीक है। और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि अंडमान और निकोबार आइलैंड ग्रुप्स, ठीक है, यहाँ पे काफी सारे अंडमान और निकोबार आइलैंड ग्रुप जो है वो बे ऑफ बंगाल में है। सो दे आर लोकेटेड एट द ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया, ओके, अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ये एक रफ एस्टिमेट है, आपको प्रॉपर जानकारी जो है इसके बारे में अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। सिर्फ डायरेक्शन का अंदाजा देने के लिए मैंने यहाँ बोर्ड के ऊपर थोड़ा सा रफ वर्क किया है, ठीक है। सो ऑब्वियसली अंडमान निकोबार आइलैंड्स आर सिचुएटेड इन द बे ऑफ बंगाल एंड द लक्षद्वीप आइलैंड्स आर सिचुएटेड इन द अरेबियन सी, ओके। जो आइलैंड्स हैं लक्षद्वीप आइलैंड्स एक हॉर्स शू शेप बनाता है नेचुरली। हॉर्स का जो पैर होता है, हॉर्स शू, ठीक है, वैसा शेप बनाता है, इसलिए वहां की लैंग्वेज में उसको एटोल कहा जाता है, एटोल्स। यू शुड अंडरलाइन इट। शायद आपको अगर ये टर्म एक्सप्लेन करना आए अगर एग्जाम में तो ये चीज आपको याद रखना है इस सेक्शन में, आर्किपेलागोस के सेक्शन के हॉर्स शू का शेप बनाने वाले जो लक्षद्वीप के आइलैंड्स हैं और उसको लोकल लैंग्वेज में एटोल्स कहा जाता है, राइट। सो अंडमान निकोबार के जो आइलैंड्स हैं वो जनरली लक्षद्वीप के आइलैंड्स के मुकाबले ज्यादा है और इंडियन कोस्टल रीजन से थोड़ा ज्यादा दूर है। वो लक्षद्वीप आइलैंड है थोड़े करीब है, ये थोड़े से ज्यादा दूर है, ठीक है। और कुछ 350 किलोमीटर के एरिया है ये फैले हुए हैं। वहां में ह्यूमन पॉपुलेशन कम है, जंगल ज्यादा है, वाइल्ड लाइफ का डाइवर्सिटी वहां पे देखने को मिल सकता है, बट स्टिल स्ट्रेटेजिकल लोकेशन है हमारे लिए। और डिफेंस के नजरिए से देखा जाए तो ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंस रखता है, ये दोनों ज्योग्राफिकल रीजन। क्योंकि अगर आउटसाइड इंडिया के बाहर के कंट्री से अगर कोई ये डायरेक्शन से कोई मूवमेंट हो रही तो ऑब्वियसली हम उसके ऊपर नजर रख सकते हैं। तो काफी सारे आर्मी कैंप्स, रडार सिस्टम वगैरह वहां पे देखने को मिलते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो जियोग्राफिक डिवीजन का जो डिस्कशन है वो एक्चुअली खत्म होता है। मैंने देखा कि बहुत सारा डाइवर्सिटी है एक ही देश होने के बावजूद भी। जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन में डाइवर्सिटी है वैसे जियोग्राफिक डिवीजन में भी काफी सारा डाइवर्सिटी है। कई जगह पे लाइक ऊंचे ऊंचे पर्वत है, कई जगह ऐसी है जहाँ पे 12 मास बहने वाली नदियां हैं जो कि एक फर्टाइल रीजन है, नॉर्थ का एरिया खास करके।
कुछ रीजन ऐसा भी है जो डेजर्ट रीजन है, ठीक है, और कुछ रीजन ऐसे भी हैं जहाँ पे डेल्टास है, जंगल है, घने जंगल है, और कोस्टल एरियाज भी है हमारे देश में. So, due to this vast diversity of physiography of India, it was very essential for us to study this. तो यहाँ पे इस लेक्चर को मैं खत्म करता हूँ, और नेक्स्ट लेक्चर में यानी इस लेक्चर का जो इस लेसन का जो थर्ड लेक्चर होगा उसमें हम रॉक के बारे में हम पढ़ेंगे, रॉक, और देन आफ्टर subsequently we also have to study about the soil and different types of soil also. Okay, so that is it for this lecture. Okay, you have a great day ahead, and thank you very much for listening to me.